तो चलिए, ये तो बात हुई प्रधानमंत्री की यात्रा की, और अब बात 2-2 की। आप जानते हैं कि आज महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों राज्यों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई, मतदान पूरा हो गया। और ये 2 स्टेट हैं, 2 राज्य, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। बहुत खास, बहुत अहम रही ये चुनाव। जिस तरह से चुनाव प्रचार चला, देर रात तक जो है, कल भी चुनाव से पहले कल देर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। बीजेपी ने रात 10 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी सफाई देने सुप्रिया सुले आई। उसके पहले विनोद तावड़े को लेकर एक वीडियो आया। पूरा ये चुनाव जिस तरह से असाधारण परिस्थितियों में लड़ा गया, उसके बाद ये कहना चाहिए ये अकेले महाराष्ट्र का चुनाव नहीं, ये राष्ट्र का चुनाव बन गया। और झारखंड का चुनाव भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। तो अब मतदान का काम तो हो गया, 23 तारीख तक हमें नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। और 23 तारीख को जो सही नतीजे होंगे, सबसे पहले, सबसे सही, हम सबसे पहले का दावे नहीं करेंगे, लेकिन सबसे सही नतीजे आपको डीडी न्यूज पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आज एग्जिट पोल आ चुके हैं। जी हां, एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने हैं। हालांकि बीते कई समय से, पिछले कुछ सालों से लगातार एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे। लेकिन आपको ये बता दें कि एग्जिट पोल की खबर क्या है। अलग अलग एग्जिट पोल देखे। मेट्राइज ने बीजेपी की सरकार झारखंड में बनाई है, 42 से 27। चाणक्य स्ट्रेटेजिक ने 45 से 50 बीजेपी को दी है। टाइम्स नाउ जेवीसी ने 40 से 44 दी है। दैनिक भास्कर ने 37 से 40 दी हैं। सिर्फ एक एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 25 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 53 सीट दे रहा है। तो हमारे सामने फिलहाल ये 5 एग्जिट पोल हैं झारखंड के, जिसमें से एक जो है एग्जिट पोल वो कह रहा है कि झारखंड में सरकार बनेगी कांग्रेस की, जबकि बाकी 4 सीट जो एग्जिट पोल हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी वहां कंफर्टेबल पोजीशन में सरकार बनाती हुई दिख रही है। ये झारखंड का एग्जिट पोल है। तो झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने की, पोल्स ऑफ पोल देखेंगे तो बीजेपी की सरकार बनने की वहां पर पूरी तरह से जो है संभावनाएं दिख रही हैं। ये झारखंड के एग्जिट पोल की हम। और अब बात कर लेते हैं झारखंड के बाद हम महाराष्ट्र के एग्जिट पोल। महाराष्ट्र के एग्जिट टाइम्स नाउ जेवीसी ने बीजेपी को 150 से 167 दी हैं, कांग्रेस 107 से 125, यानी बीजेपी यहां सरकार बनाने की स्थिति में। मेट्राइज की बात करें तो 150 से 170, कांग्रेस गठबंधन 110 से 130। पीपल्स पल्स की बात करें तो यहां पर 175 से 195 सीट दी हैं। और इसी तरह से दैनिक भास्कर की बात करें तो बीजेपी को 125 से 140। और यहां पर दैनिक भास्कर का सर्वे कहता है कि कांग्रेस गठबंधन जो है बड़ी संख्या में रहेगा, 135 से 150। लोकशाही मराठी रुद्र 128 से 142, बीजेपी 125 से 140, कांग्रेस गठबंधन, यानी यहां पर मामला बड़ा ही कांटे का है। पी मार्क 137 से 157 तक बीजेपी, और इसके अलावा जो है यहां भी मामला बड़ा करीबी दिख रहा है। चाणक्य स्ट्रेटेजी जो है उसका भी मैंने आपको डेटा दिखाया। तो ये तमाम डेटा जो है, मैं फिर कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल है। और एग्जिट पोल को अगर लार्जर तस्वीर देखें एग्जिट पोल की, तो वो ये कहती है कि दोनों राज्यों में बीजेपी कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। हालांकि फिर कह रहा हूं ये एग्जिट पोल है, और कुछ एग्जिट पोल इसमें यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन, यानी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, और इसके अलावा जेएमएम कांग्रेस की सरकार, कुछ एग्जिट पोल ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सही नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एग्जिट पोल के बाद तमाम दावे जो हैं और तमाम जो एग्जिट पोल को झुटलाने की, उसको अपनाने के तमाम बयानबाजी भी आ रहे हैं, वो जरा सुन लीजिए। ये टीवी चैनल में इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो जनता चुपचाप अपना वोट करती है, और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बढ़त है, और 51+ सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। हमारा एग्जैक्ट पोल पे विश्वास है, और हमारा एग्जैक्ट पोल
महाविकास आघाड़ी की कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार आ रही है। देखिए, अब एग्जिट पोल पे बात करना बहुत बेकार हो गया, इसलिए कि जब हम हरियाणा हार सकते हैं, पूरा दुनिया बोल रहा था एग्जिट। रहा सवाल जो सोशियो डेमोग्राफी जो जानता हो झारखंड का, तो ये जो सेकंड फेज का जो चुनाव है, ये ऑलमोस्ट वो पॉकेट है जहां जेएमएम और ये इंडिया गठबंधन स्वीप करते रही थी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा। जो रुझान सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब लोगों को सरकार के खिलाफ एक मत तैयार होता है, जो लोग बाहर आकर लोग मत डालते हैं। तो दिस इज वोट फॉर चेंज, और बदलाव के लिए वोट पड़ा है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये तो एग्जिट पोल के बाद जो तमाम अपने अपने दावे हैं और साथ साथ एग्जिट पोल को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, वो मैंने आपको सुनाया। जाहिर सी बात है, एग्जिट पोल को लेकर हमेशा ही ऐसा होता है, और पिछले कुछ समय से जिस तरह से एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे हैं, उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं। एग्जिट पोल की वास्तव में कितनी ज़्यादा जो है इसकी प्रासंगिकता रह गई है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि चर्चा आगे बढ़ाएं, एक बार फिर मैं आपको गयाना के दृश्य आपको दिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम जो है के तहत वृक्षारोपण किया। और महत्वपूर्ण बात क्या है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो गयाना के राष्ट्रपति हैं, उनकी माँ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये वृक्षारोपण किया और एक पेड़ माँ के नाम जब उन्होंने पौधारोपण किया, तो इस कार्यक्रम में गयाना के राष्ट्रपति भी मौजूद थे और गयाना के राष्ट्रपति की माँ। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गयाना के राष्ट्रपति की मां खुद वहां मौजूद थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान है, जो भारत में भी उनका अभियान, और ये अब गयाना तक पहुंच गया, एक पेड़ मां के नाम। और गयाना के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने एक वृक्षारोपण किया। गहरी अटूट दोस्ती जो है, और साथ साथ पर्यावरण को बचाने का संकल्प, और साथ साथ माँ के नाम एक पेड़ लगाना, यानी अपनी माँ को अपने जो है एक तरह से आदर देने की जो प्रक्रिया है, आदर देने का जो सम्मान, माँ को सम्मान देने का जो भूमिका है, वो भी निभा रहे हैं। और राष्ट्रपति की पत्नी भी वहाँ, उनकी माँ भी वहाँ मौजूद थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और चलिए एक बार फिर से हमने लौटते हैं दो टूक के विषय पे। जैसे मैंने कहा कि आज झारखंड और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो हमने आपको दिखा दिया है। एग्जिट पोल के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एग्जिट पोल के बाद क्या कुछ हो रहा है और क्या माहौल है, उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में प्रदीप भंडारी जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी। और प्रदीप भंडारी जन की बात की तहत अब तक जो है खुद भी एग्जिट पोल करते रहे हैं और अब वो बीजेपी प्रवक्ता की भूमिका में हैं, तो उनसे दोनों भूमिकाओं पर ज़रूर चर्चा होगी। प्रदीप भंडारी मेरे साथ, तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला, और महाराष्ट्र के हैं। आज तो वोट भी उन्होंने डाला होगा, उंगली दिखा दीजिए अपनी, वोट डाला है ना तहसीन भाई? यस, लेकिन मेरा वोटिंग दिल्ली में। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, वो रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उन्होंने वोट जो है उनका दिल्ली में, इसलिए महाराष्ट्र पर नज़र बनाए रखे थे, लेकिन वोट उन्होंने नहीं डाला क्योंकि उनका वोट दिल्ली में। चलिए, अच्छी बात है कि फर्जी वोट नहीं डाला महाराष्ट्र में। मेरे साथ सानू सिद्दीकी मेरे साथ जुड़े हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं सानू सिद्दीकी जी। और मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप भंडारी, सबसे पहले आपसे सवाल,
एग्जिट पोल तो हमारे सामने आ गया, अब आप बीजेपी प्रवक्ता की भूमिका में हैं तो आप जाहिर से कहेंगे कि एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं, दोनों जगह सरकार बन रही है, तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे कि भाई एग्जिट पोल सही है। लेकिन पिछले कुछ समय में एग्जिट पोल को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे हैं। तो पहली चीज तो मैं आपसे बीजेपी प्रवक्ता ना होकर ये पूछ रहा हूं कि लोग इसको कहते हैं कि साइंटिफिक, आपने भी कहा, बहुत बार पहले भी आपसे बात हुई, आप कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता है, कई बार ये मेथडोलॉजी सही होती है, कई बार गलत साबित हो जाती है। अब इस बार के एग्जिट पोल देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए अशोक जी, एग्जिट पोल सही हो या गलत हो, मैं इसमें हमेशा से कहता हूं कि जनता के हित में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी नंबर कोई रिलीज करता है, भले वो किसी भी पार्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो नंबर कैसे आया है, वो नंबर के लिए कहाँ हैं लोग जो ग्राउंड पे गए हैं, अगर आप कोई भी सीट बता रहे हो तो किस तरीके से आप उस निष्कर्ष तक पहुँचे हो, क्या आपकी मेथडोलॉजी रही है, कहाँ है आपका पोलस्टर करके, ये ट्रांसपेरेंसी अभी आप हमारे साथ डिस्कशन कर लेंगे। अभी नंबर आपने भी स्क्रीन पे फ्लैश किया, पर इसके पीछे कोई भी एजेंसी का कहीं कोई आपने देखा कि सीट बाय सीट एनालिसिस कहाँ है, कुछ नहीं है। कहीं आपने किसी पोलस्टर को देखा ग्राउंड पे जाते हुए? अगर नेता ज़मीन पे जाता है वोट मांगने के लिए तो ये दायित्व तो बनता है पोलस्टर का भी, वो ग्राउंड पे जाए। ये इस स्कूल ऑफ थॉट से मैं आता हूँ, तो मैं एक इस पक्ष के अंदर हूं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो हमें ट्रांसपेरेंसी इंडियन सिफोलॉजी मार्केट में बिल्कुल नहीं दिखती है। इसीलिए जो क्रिटिकल इलेक्शंस होते हैं वो सिफोलॉजिस्ट जो हैं उसको गलत करते हैं और पार्टीज अपने इंटरनल एस्टिमेट में ज़्यादा विश्वास रखती। तो मैं इंटरनल एस्टिमेट जो हमारा है मैं उसके तहत बताना चाहता हूँ अशोक जी, 3 मुख्य बातें। पहली, महाराष्ट्र के अंदर जो लाडकी बहना योजना है, जो 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जिसने फ़ायदा पहुँचाया, उनकी जीवन शैली को इम्प्रूव किया है। 2 लाख वोट हम पीछे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, अगर आप ओवरऑल देखेंगे। इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन और हमने उसको सेल्फ करेक्ट किया है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग का, क्योंकि बेस वोट 2024 के अंदर भी 25% से ऊपर था, तो हम एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में रहेंगे। अगर हमारा बेस वोट कम हो जाता 2024 के नतीजों के अंदर तो चिंता का विषय होता। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर वी विल बी 150+ इजीली कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहेगी। अगर मैं झारखंड की बात करूं, एक एग्जिट पोल जो है आपने दिखाया वो कंफर्टेबल इंडिया अलायंस की सरकार बना रहा है, जिससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। और लॉजिकली डिसएग्री इसलिए करता हूं क्योंकि पिछली बार कोल्हान के अंदर 14 सीटें थी जहां हम 0 सीट पे आए थे अशोक जी, और इस बार हम लोग वहां पे डेंट एक अच्छा खासा बना रहे हैं। और जो दलित मुस्लिम यूनिटी की इस एग्जिट पोल ने बात करी, इसलिए भी हम लोग भिन्न राय रखते हैं क्योंकि संथाल परगना के अंदर वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है। तो झारखंड के अंदर भी अभी तक की कोई भी इतिहास में अगर आप देखेंगे अशोक जी, किसी भी पार्टी ने इंडिविजुअली मेजॉरिटी नहीं क्रॉस करी है। जो मैक्सिमम, इवन जब जेएमएम की भी सरकार हुआ करती थी तो मेजॉरिटी क्रॉस नहीं करती थी, हमारा सबसे ज्यादा वोट शेयर रहता था। तो मुझे लगता है हम 2014 की अपनी टैली को बेटर करेंगे, जहां हमारी खुद की 36-37 सीट आई थी और आजसू के साथ में हम लोगों ने एक तरफा सीट्स बनाई थी। तो वी विल बी थ्रू इन झारखंड। यूपी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अशोक जी, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट यूपी पे आप इससे पहले आप मेरे मित्र हैं, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे कि भाई ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, कि जो एक आपको लग रहा है कि एक एग्जिट पोल जो दिखा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपने कहा लॉजिकली उसको स्वीकार नहीं, बाकी सारे स्वीकार नहीं। मैंने किसी नहीं मैं अशोक जी, मैं अपना इंटरनल एस्टिमेट, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कोई भी एग्जिट पोल हो, भले वो सही हो गलत हो, मुझे किसी को यहाँ पे पता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अशोक जी, आपने 4 एग्जिट पोल बताए, आपको पता है मेथोडोलॉजी क्या है? आपने कहीं देखा है कौन चीज है? तो हम लोग को एज ए पब्लिक डिस्कोर्स के हित में कोई भी पार्टी से हो, वी शुड ऑल गो फॉर ट्रांसपेरेंसी, जिसकी बात चुनाव आयोग ने भी करी। जब काउंटिंग का डेटा होता है तो मीडिया चैनल्स को भी कहा कि भाई जब तक नतीजे, हम लोग ने पोलिंग डालना ही चालू नहीं करी, वोट डालना नहीं चालू किया, उसके पहले आप हमारी सीटें 70-70 दिखा देते हैं। तो ये एक लार्जर इंडियन मीडिया के लिए भी डिस्कोर्स की बात है, सिफोलॉजिस्ट के लिए डिस्कोर्स की बात है। देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी, इसका मैं वकालत कर रहा हूँ। नंबर कोई हमारे पक्ष में देखा नहीं दे, दैट्स एप सेपरेट। मैं इंटरनल हमारा एस्टिमेट बता रहा हूँ। हरियाणा के वक्त भी मैंने आपको कहा था जब एग्जिट पोल्स पक्ष में नहीं थे, तो हम लोग इंटरनल एस्टिमेट आपको बता सकते हैं, हम कॉन्फिडेंट है दोनों सीट्स। ठीक है, मैं यूपी पे आऊंगा, लेकिन इन 2 जगह पे प्रदीप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है, जो पार्टी का इंटरनल सर्वे है और एग्जिट पोल भी करीब करीब ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं कि दोनों स्टेट में बीजेपी लगभग सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल, जो आप मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगता है कि इस बार सब एग्जिट पोल जो करने वाले हैं वो भी बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो कई एग्जिट पोल ने तो जो अंतर है वो करीब 30-40 सीटों का दिखा दिया, मतलब 30-40 सीटों में इधर से उधर नतीजे हो जाते हैं। तो कई ने वो भी ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के या बड़ा संभल के किया है। लेकिन तहसीन जी क्या कहेंगे आप, दोनों एग्जिट पोल जो हैं, और आप अपना एग्जिट पोल भी बताएंगे, लेकिन आपके एग्जिट पोल मुझे अक्सर याद आता है, पिछले कुछ समय में आपके एग्जिट पोल लगातार जो है वो आपके एग्जिट पोल भी औंधे मुंह गिरे हैं।
ये मैंने तहसीन जी, अभी तक मेरे को आपने, तहसीन जी ने मेरे साथ में एक पॉडकास्ट के अंदर शर्त लगाई थी हरियाणा की। अच्छा। मुझे याद है जेक संडे क्लब में, अभी तक वो जो है इसीलिए दिल्ली नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको शर्त के आधार के अंदर जो है ट्रीट देनी है। तो पता नहीं तहसीन जी क्या कहेंगे उसके बारे में। देखिए, प्रदीप रूलिंग पार्टी से, उनको ये नहीं पता कि मैं दिल्ली के अंदर ही बैठा हूँ। तो आप दिल्ली आए और आपने बताया नहीं, क्योंकि आप वो शर्त जो आ रहे हैं उसकी आप शर्त पूरी नहीं करना चाहते। मैंने उनसे कहा सात्विक भोजन के लिए मेरे साथ चलिए, आना नहीं चाहते मेरे चुनाव वक्त। बात ये बात सही है, मैंने उनसे शर्त आ रही थी। और ये बात भी सही है कि जब प्रदीप एग्जिट पोल्स, जब वो सेफोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुझे 2 या 3 चीज बताई थी जब मैंने उनको कंसल्ट किया था, और बड़े मेथोडोलॉजी के साथ थी। और इन एग्जिट पोल पे मुझे भी भरोसा था, कोई भी जो एग्जिट पोल्स कर रहे हैं वो अपनी मेथोडोलॉजी बताते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मेरा अनुमान ये है कि झारखंड में जो है कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा क्लोज है। महाराष्ट्र में 2 लोग खेल करेंगे। एक अगर बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो गवर्नर साहब चले जाएंगे गुजरात 2-3 दिनों के लिए, ताकि सरकार बन जाए भाजपा की। और दूसरी है कि अजीत पवार जी वो किस तरफ जाएंगे लास्ट मिनट पर। तो अब महाराष्ट्र की जनता ने क्या फैसला किया उस पर देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से वो एआई क्लिप निकाला सुप्रिया सुले जी का और नाना पटोले जी का और मेरे मित्र अमिताभ गुप्ता का, वो पूरी तरह से फेक है और ये दिखाता है कि बीजेपी घबराई। लेकिन आप ये कह रहे हैं एआई की तरफ से निकाला, ये कहां से साबित हुआ? मैं भी देख रहा था, एक चैनल ने किया, लेकिन उस चैनल ने 3 जो है आधार उसने निकाले, और 3 आधार में से 2 आधार में कहा कि हो सकता है, और एक में कहा कि हाँ एआई से लगता है, वो भी 50 से 60%। तो उस आधार पे तो नहीं कह सकते ना कि ये अभी तो जांच होनी बाकी है। मुझे लगता है हम चैनल के किसी चैनल ने दे दिया तो उसके आधार पे हम मान ले कि वो एआई है। सुप्रिया नाना जी से मैं काफी बार फोन पर बात करता हूँ। उनका जो टोन है, लैंग्वेज है, जो एक्ट है, और अमिताभ से भी, तो मुझे नहीं लगता कि उनका वो वॉइस है। मैं जानता हूँ अजीत पवार ने कहा है कि उन्हीं का वॉइस है, बाकी बिल्कुल नहीं लगता है। 100% ये एआई जनरेटेड। और मुझे लगता है इसके बाद एक लार्जर डिबेट भी होना चाहिए। शायद बीजेपी ने गलती से क्या हो, शायद उनके सामने आ गया हो, पर एआई से हम कैसे बचे? क्योंकि आज ये बात हुई, कल एआई से कोई एआई जनरेटेड वीडियो भी निकल सकता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जिस तरह से क्लिप निकाला गया लास्ट मिनट पर, मुझे लगता है इससे बीजेपी काफी घबराई हुई है। सोचिए ना, जो लोग कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, उनको बांटेंगे तो जीतेंगे, इस पर आना पड़ा। विनोद तावड़े जी की बात कर। ठीक है, लेकिन जो आपने एआई का मुद्दा उठाया वास्तव में गंभीर है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था अमित शाह का एक एआई जनरेटेड जो है उनकी ऑडियो को लेकर के एक टेप निकला, और पूरा जो है नैरेटिव उसी पर किया गया। अब ये भी जांच का विषय है कि सुप्रिया सुले, नाना पटोले का जो टेप आया वो कितना सही है, जांच का विषय है। लेकिन ये खतरा है, इस खतरे से कैसे निपटेंगे? जाहिर सी बात है ये चुनाव निपट जाएंगे, और अगर वो एआई जनरेटेड निकली तो मेरा वादा है 2 टूक में हम इस पर एक लार्जर डिबेट करेंगे, ताकि इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियों में कंसेंसस बने कि क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस तरह से कोई टेक्नोलॉजी हमारे चुनाव को जो है सीधा हाईजैक कर ले, वो नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। तो तहसीन कह रहे हैं कि पूरी तरह से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा क्लोज फाइट है, और क्लोज फाइट का, लेकिन दूसरी तरफ प्रदीप का दावा है कि दोनों स्टेट में बीजेपी कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाने जा रही। ब्रेक के बाद आता हूं और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये हमारा जीवन साथी भी है। जब कोई बात बिगड़ जाए या मुश्किल पड़ जाए तो ये गले लगा लेता है। अगर हम पढ़ना चाहे तो ये बत्ती जला देता है। शौच के लिए अंधेरा होने तक रुकने नहीं देता ये। हमारे बच्चों की शादी में रुकावटें आने नहीं देता ये। पानी को छत से नहीं, नल से हम तक लाता है। ये छत पर एक और छत सजाता है। ये हमारी आय बढ़ाता है, हमारा हाथ बटाता है। तभी तो आज बीमारियां, कठिनाइयां घर के बाहर होती हैं और सुकून अंदर। कच्चे घर में रहते थे, बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई। PM आवास, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो
पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम बात कर रहे हैं कि खत्म चुनाव और अब एग्जिट पोल का दाव। जब तक एग्जिट नतीजे नहीं आ जाते, यानी 23 तारीख तक, तब तक एग्जिट पोल पर चर्चा होगी। एग्जिट पोल को लेकर दावे होंगे, एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल जो एग्जिट पोल की जो लार्जर तस्वीर है वो ये दिखा रही है, बड़ी तस्वीर। अगर पोल्स ऑफ पोल की बात करूं तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाती दिख रही है। एग्जिट पोल के सिर्फ एक आध अपवाद जरूर है जो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो है बड़ा क्लोज फाइट है। एक अपवाद ये भी कहता है कि महाराष्ट्र में जो है महागठबंधन की महाआघाड़ी की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ ज्यादातर जो है पोल यही कह रहे हैं कि ये चुनाव एक तरफा जा रहे हैं। हालांकि फाइट बहुत करीबी है, क्लोज है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चार नेता मेरे साथ, चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भंडारी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, सानू सिद्दीकी JMM के प्रवक्ता हैं और अकुश श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सानू सिद्दीकी जी, झारखंड को लेकर क्या कहेंगे? झारखंड में तो सीधा सीधा एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल अगर छोड़ दें तो बाकी सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं क्लीन स्वीप बीजेपी की, और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का जो एनालिसिस है वो एनालाइज किस चीज से करते हैं और कैसे करते हैं, ये समझ से परे की बात है। और निश्चित तौर पे मुझे एग्जिट पोल पे कोई भरोसा नहीं है। हम लोग सरकार बना रहे हैं और लगभग 58 से 60 सीट ला रहे हैं हम लोग झारखंड में, और निश्चित तौर पे सरकार हम लोगों की बनेगी। क्या आधार है आपका इतना जो आपका जो विश्वास है, या अति आत्मविश्वास क्या कहूँ, मुझे अभी नहीं कहना चाहिए चुनाव में? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी ने जो योजनाएं चलाई, ठीक है, आपने देखा होगा कि मैया योजना को जितना लाभ यहाँ पे लोगों को मिला है, निश्चित तौर पे इस बार का जो चुनाव का जो लोगों के अंदर उत्साह रहा है वो आप ही देख रहे होंगे। झारखंड में सिर्फ एक ही चर्चा था कि हेमंत सोरेन, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, इस चीज का माहौल पूरे झारखंड में देखने को मिला। निश्चित तौर पे जहां पे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जा रहे थे वहां पर उनकी क्राउडेड जो थी, कल्पना सोरेन जी जहां पे जा रहे थे वहां पर जो क्राउडेड थे, और भी जो बाहर के नेता आए हुए थे झारखंड में, उनको देखने के बाद पता ये चल रहा था कि लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा। अलग सी बात है कि एनालिसिस में कुछ भी कहना, बता देना कि हाँ इस तरीके से हो जाएगा, तो हमको इस चीज पे भरोसा नहीं है। सानू सिद्दीकी जी, मुझे लगता है जैसे एग्जिट पोल पर भरोसा लोग नहीं करते, उसी तरह से ऑडियंस, पब्लिक जो भीड़ जुट जाती है चुनावी सभा में, उस पर भी बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों ही आकलन गलत साबित हो चुके। लेकिन एक बात आप योजनाओं पे कह रहे हो, उस पर मैं प्रदीप जी से रिएक्शन लूंगा। लेकिन पूरे चुनाव में जितनी राजनीतिक विश्लेषकों से मेरी चर्चा हुई, मैं वहां गया भी, जो बीजेपी ने वहां घुसपैठ का मुद्दा उठाया, खासकर संथाल परगना में आदिवासियों का, वो मुद्दा ऐसा था जो कहीं ना कहीं लोगों को छू रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे ने आपको बड़ी मुश्किल में डाल दिया इस बार चुनाव में। नहीं, ये जाहिर सी बात है कि
झारखंड की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि बॉर्डर की जिम्मेवारी किसकी होती है, वो केंद्र सरकार की होती है, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा अगर बॉर्डर पे लोग पार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये गलती उनकी है, झारखंड सरकार की गलती कुछ भी नहीं है यहाँ पे। निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है, यहाँ की जनता भली बात इस बात को समझती है। तो निश्चित तौर पे जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा था। 2 तरीके का लैंग्वेज इन्होंने कई जगहों पे इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल सरासर गलत है। मुझे तो इस बात का बहुत ज़्यादा ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ज़ुबान से इस तरीके का बात निकले, जो मुख्यमंत्री है उनके ज़ुबान से बात इस टाइप के निकले, जो मुझे लेने में भी खराब लगती है कि बटेंगे तो कटेंगे। पता नहीं पाटना किसको चाह रहे हैं, काटना किनको चाह रहे हैं, ये समझ से परे की चीज़ थी। जनता बिल्कुल पूरी तरीके से जानती है, जनता समझ चुकी है इनकी इंटेंशन को जान। बटेंगे तो कटेंगे से, बटेंगे तो कटेंगे से आपको आपत्ति है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे से तो नहीं है ना? एक रहेंगे सेफ रहेंगे से तो आपत्ति नहीं ना, बटेंगे कटेंगे से आपत्ति है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। योजनाएं काटना चाह रहे हैं, राज को बांटना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं प्रदीप जी से जवाब ले लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये नारा इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, मुझे लगता है इस चुनाव के बाद वो भी तय हो जाएगा कि इस नारे का मतलब लोग समझ पाए, क्या समझ पाए क्या नहीं समझ पाए, चुनाव नतीजों से साबित हो जाएगा। लेकिन प्रदीप, आप लगातार बीजेपी का जो कैंपेन था वो 2 चीजों पर, एक तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिसको लेकर सानू जी सवाल उठा रहे हैं। आपने ये भी गौर किया होगा, हाँ अलग स्टेट के चुनाव में अलग अलग तरीके का इन लोगों के द्वारा मुद्दा लाया जाता है। कहीं मंगलसूत्र लाया जाता है, तो किसी और चीज मुद्दा लाया जाता है, तो कहीं राम मंदिर का मुद्दा लाया है। अब झारखंड में जब चुनाव हो रहा तो झारखंड में चुनाव का मुद्दा इस बार बटेंगे तो कटेंगे और बांग्लादेश घुसपैठने का मुद्दा ठीक है। आप जो कह रहे हैं नहीं सानू जी, ऐसा है सानू जी, ऐसा है, हर चुनाव में मुद्दे अलग अलग लाए जाते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। आप राम मंदिर की बात करें, हम तो हमारे जैसे राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार तो ये सोच रहे थे कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा लाई क्यों नहीं। राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी बीजेपी उसका क्रेडिट नहीं ले रही थी, उसका बीजेपी को नुकसान हुआ होगा। बहरहाल ये अपनी अपनी कैलकुलेशन है, अपना एनालिसिस है। लेकिन प्रदीप, 2 चीजें, एक तो ये जो मैंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, इसका मतलब नहीं समझ में आया। दूसरी चीज ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो जेएमएम सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं का फायदा मिला, जबकि आपका पूरा कैंपेन इस पर था कि योजनाएं डिलीवर नहीं हुई। अब मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका मैसेज जनता तक पहुंचा कि योजनाएं पहुंची, या फिर मैया योजना पहुंची है, बाकी चीजें, या फिर आपका मैसेज पहुंचा जनता के बीच कि सरकार फ्लॉप है। अशोक जी, मैं कहना चाहता हूं सिद्दीकी जी को, राम मंदिर कोई मुद्दे की बात नहीं होती, वो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था की बात है। आप नहीं समझ पाएंगे, और ये हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। अब मैं बात करना चाहता हूं झारखंड की। झारखंड में ये घुसपैठिया मुद्दा हम लेके आए। झारखंड हाईकोर्ट ने 2022 के अंदर झारखंड हाईकोर्ट ने 2022 के अंदर खुद ही एक्नॉलेज करा है अपने ऑर्डर के अंदर कि झारखंड के संथाल परगना के अंदर घुसपैठिया एक बहुत बड़ी समस्या है और इनकी सरकार जो है वो उनको शरण देने का कार्य कर रही है। इसीलिए इन्होंने झूठे एफिडेविट को दाखिल करने का प्रयास किया था। इनकी इंटेलिजेंस ने सिद्दीकी जी एक एक करके, सिद्दीकी जी ऐसे घबरा गए, हमने सुनी आपकी बात, हमने सुनी, आप प्रदीप जी की बात सुन लीजिए ना, फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। देखिए, इस पैनल पे साबित हो चुका है कि झारखंड के अंदर जेएमएम की सरकार नहीं आ रही, क्योंकि सिद्दीकी जी जो इनसे राय भिन्न रखता है उसकी आवाज दबाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से झारखंड की जनता भी इनको जमीन पे कह रही है कि इनके तानाशाही के खिलाफ वो वोट करेगी। संथाल के अंदर ये घुसपैठियों के साथ खड़े हुए, इसीलिए झारखंड का आदिवासी समाज इनके खिलाफ वोट कर रहा है। कोल्हान के अंदर पिछली बार हमारी 0 सीट आई थी, इस बार कोल्हान जो है इनके खिलाफ वोट कर रहा है। बात करें योजनाओं की, तो जमीन पे हमारे हिसाब से अशोक जी मुद्दा ये है कि ये घुसपैठियों को शरण दे रहे थे और झारखंड की अस्मिता बचाने के लिए झारखंड का समाज घुसपैठियों के खिलाफ वोट कर रहा है। और ये 18% से 20%
30% की वोट शेयर पार्टी, हम 30% से ज्यादा वोट शेयर की पार्टी है। तो ये पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट के नाम पे वोट लेके आते हैं, और कभी भी इनकी मेजोरिटी खुद के नाम पे नहीं आई है। तो ऐसा ना बोले कि इनकी चीज होने वाली है, आने दीजिए 23 तारीख को। हमारे हिसाब से जितना मैं समझता हूं, झारखंड के अंदर इस बार हमारी एक मेजोरिटी सरकार बनेगी आजसू के साथ में, क्योंकि ओबीसी समाज और इस बार आदिवासी समाज के अंदर भी इनके घुसपैठियों के खिलाफ जो है एक पूरा मैसिव नैरेटिव है। ओके, सानू जी मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले अक्कू श्रीवास्तव जी को इस डिबेट में लाना जरूरी है। एक मिनट रुकिएगा, मैं अपनी टीम से बोलता हूं कि आपके पास ठीक से आवाज आए, जरा उसका प्रबंध करें, क्योंकि शायद नेटवर्क में आपके प्रॉब्लम है। लेकिन अक्कू जी को मैं इस डिबेट में लाऊं। अक्कू जी, कुल मिलाकर ये जो एग्जिट पोल है, क्या लगता है? हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा ज्यादातर एग्जिट पोल लगभग औंधे मुंह गिरे। हरियाणा चुनाव में देखा कि एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे। इस बार क्या कहेंगे आप? देखिए, एग्जिट पोल धीरे धीरे मनोरंजन का साधन हो गए हैं, और हमारे मित्र जो जरूर उस पर थोड़ा सा इत्तेफाक ना रखें, लेकिन सचमुच किसी को भरोसा नहीं। और हरियाणा के बाद तो कैसे लोग हिम्मत कर लेते हैं कि ये जीतेंगे या हारेंगे एग्जिट पोल पे बताने की, लेकिन फिर भी एक माहौल का एक पता लगता है, वो पत्रकारों के जाने से, लोगों के जाने से वो बहुत स्पष्ट हो जाता है। और एग्जिट पोल पे फिर उसके बाद देखने के बाद, उस पर बहस करने के बाद कोई खुश होगा, कोई गमी में आएगा, और कोई फिर 23 तारीख का इंतजार करेगा। फाइनली हमें 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, और तभी हम कुछ बहुत स्थायी रूप से कह सकें। जो ये साइंस है वो लगता है वो अब लोगों के मन और लोगों की भावनाओं से को भी नहीं पहचान पा रही, और बाकी जो उसमें खेल हो रहे हैं वो बड़े अजीबोगरीब खेल हो रहे हैं। आप कोई अपना AI के थ्रू बताता है कि 15 लाख है, कोई कहता है 3 लाख है, कोई कहता है 2 लाख है, लेकिन पहुंचने वाले कितने हैं लोगों से एग्जैक्टली बात, एग्जिट पोल बना एग्जैक्टली बात, सचमुच उनकी बात कितनी निकलवा पाते हैं। होता क्या एग्जिट पोल में, जब आप वोट दे के आते हैं तब आपसे पूछा जाता है और तभी आपकी बात को समझा जाता है, लेकिन अगर वो बताने वाला ही राजी नहीं हो ठीक से तो कैसे होगा। तो असली संकट अभी वहाँ है, और कुछ सही तरीके से ना करने पर है संकट, और कुछ जो है वो ना बताने पर है। चालाक हो गया मतदाता, वो आपको खुश रखने के लिए, आपके लिहाज को सुख रखने के लिए, या अगर आपने कहीं गलती से चैनल का नाम बता दिया तो उसको देख के हिसाब से बात करने के लिए, वो भाई कई चाचे कई घालमेल होते हैं। तो इसलिए बहुत भरोसा नहीं किया था, और धीरे धीरे ये भरोसा टूटा है। तो इसलिए इस पर अभी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं, लेकिन माहौल जब बताता है, लोग जो बताते हैं उस पर थोड़ा सा यकीन किया जा सकता है। और आज का जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है, माहौल जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि हाँ, झारखंड में सरकार बन रही है, और इसकी जिम्मेदार मैं आपको बता दूं, किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस ने अतिरिक्त सीटें इतनी ज्यादा ले ली हैं जो उनके ऊपर जेएमएम के ऊपर बोझ बनने जा रही हैं। और इस वजह से मुझे लगता है उनको एक बड़ा डेंट होने जा रहा है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में लगभग स्थिति साफ है, क्योंकि बाद में जो योजनाएं हुई, और खासतौर से जिस योजना ने क्रांतिकारी परिवर्तन भारतीय राजनीति में कर दिया, मध्य प्रदेश की लाडली योजना ने, और उसके बाद धड़ते झारखंड में आई योजना, और झारखंड में जब आ भी गई तो डिलीवरी थोड़ी सी की, लेकिन उससे बड़ी जो उसके खोजकर्ता थे शिवराज सिंह चौहान को जब वहाँ लगा दिया तो उन्होंने और बड़े रूप में उसको पेश किया, और विश्वास के साथ पेश किया। और भारतीय मतदाता इस बात का रहता है कि अगर आपने डिलीवरी दी है तो उस पर ज़्यादा विश्वास करता है। तो मुझे लगता है उस योजना का और बाकी मन माटी घुसपैठिया वाला जो खेल चल रहा है, वो बहुत बुरा हाल है। उसको लेके लोग बिल्कुल प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, और वो उनके मन में एक समा गया है। तो ये तो झारखंड में, और महाराष्ट्र की स्थिति एक अलग किस्म से चली जाती है। महाराष्ट्र में खास तौर से जब ये स्थिति आ रही है, वहाँ पर भी शिंदे ने जिस तरीके से इन कुछ योजनाओं को लागू किया है उसके बाद उठे हैं, और मराठा नेता के तौर पर वो शायद इस बार उद्धव ठाकरे को बहुत पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये एक बड़ा, अगर महायुति की सरकार बीजेपी शिंदे जीतते हैं तो मुझे लगता है ये उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। और उद्धव ठाकरे ये कह भी चुके हैं कि अगर इस बार वो हारे तो वो शायद राजनीति से संन्यास लेने की भी बात कर चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है, मुझे नहीं पता वो कितना अपनी बात पे कायम रहेंगे, लेकिन प्रदीप आप रिस्पॉन्ड करेंगे। दो चीजें, एक तो जो तहसीन अब नहीं है लेकिन विजय कौशिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता,
तहसीन अभी नहीं है, लेकिन तहसीन ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था ये जो AI जनरेटेड ऑडियो क्लिप्स सुप्रिया सुले को लेकर के, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं जो मैंने जितना देखा था उसमें अभी ये प्रूव नहीं हुआ, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि नैरेटिव्स पर सब कुछ खेल खेला जाता है, लेकिन ये खतरा तो बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज जो अभी अक्कू जी ने कहा कि जनता भी अब बड़ा सोच समझ के, आप ठीक है आप ग्राउंड पर गए, लेकिन जनता ही ने अगर आपको बताया नहीं असली अपना मन का भेद, तो फिर आप भी कैसे ग्राउंड पर रहकर भी सही नतीजे दे पाएंगे? अशोक जी बिल्कुल बात ये सही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले जी को एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आज ही जिससे वो बात कर रही थी दुबई बेस्ड डीलर के, उसके घर पे रेड हुई है और प्राइमा फेस ये साबित हो गया सिर्फ और सिर्फ AI जनरेटेड वीडियो की बात नहीं है, टेक्स्ट के अंदर भी सुप्रिया सुले जी के जो टेक्स्ट मैसेजेस है वो भी ये रिवील करते हैं कि सुप्रिया सुले जी दुबई बेस्ड बिटकॉइन डीलर के साथ बात कर रही है, जिसको कोरॉबरेट अजीत पवार जो उनको 40 साल से जानते हैं वो भी इस बात को कोरॉबरेट कर रहे हैं। तो हमें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। और ये जो ऑडियोज है ये न्यूज एजेंसीज ने रिलीज करे हैं, जो इस न्यूज एजेंसीज के अंदर जर्नलिस्ट काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बिना फैक्ट चेक के चीजों को चेक करेंगे। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है बैकफुट पे आ गई है। अगर ये विनोद तावड़े जी जिनके हाथ से 1 रुपए भी कैश उनके पोजीशन से डिस्कवर नहीं हुआ है, वो 5 करोड़ कैश की बात कर रहे थे। 1 करोड़ कैश का जो अगर एक्सपर्ट्स बताते हैं 20 किलो से ज्यादा का होता है, तो 120 किलो की बोरी कहां है जो इनका वादा कर रहे थे? तो ये तो फर्जी नैरेटिव के एक्सपर्ट है जैसा आपने कहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इस पे सुप्रिया सुले जी को सफाई देनी चाहिए, उनको स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए। अब बात करता हूं मैं इसके ग्राउंड के ऊपर, तो अशोक जी बिल्कुल सही बात है, तभी तो हरियाणा के अंदर जो मीडिया के लोग हैं जो कह रहे थे 70 सीट कांग्रेस लाएगी, 80 सीट कांग्रेस लाएगी, 82 सीट्स कांग्रेस लाएगी, मतलब जितने हरियाणा के अंदर टोटल सीट्स नहीं उससे ज्यादा लोग कई दावा करने लग गए थे अपने एक्साइटमेंट के अंदर, क्योंकि उनको लगा था कि राहुल गांधी पहली बार 25 साल में वो पॉलिटिकल चाणक्य के रूप में उनको प्रदर्शित करते हैं। पर क्या नतीजा निकला? जनता ने बोला नहीं वो पॉलिटिकल चाणक्य नहीं है, 55th रीलॉन्च में भी वो फेल हो गए। तो इसीलिए महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर हम तो जमीन में काम करने वाले कॉमन लोग हैं अशोक जी, हम लोग कोई लटन्स दिल्ली के अंदर काम करने वाली पार्टी नहीं है, हम जमीन पे बूथ बूथ काम करने वाली पार्टी। और बूथ से हमको ये फीडबैक आ रहा है कि इस बार कोई भी झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी की नहीं चली है। झूठ एक बार चल सकता है अशोक जी, 2 बार नहीं चल सकता। 2011 के बाद से अभी तक कांग्रेस पार्टी एक भी सीट को रिपीट नहीं की है। 75 सीट्स पे महाराष्ट्र में हम और कांग्रेस पार्टी आमने सामने, जिसमें मेजोरिटी सीट्स पे हमको लगता है हम जीतेंगे। झारखंड के अंदर 25 से ज्यादा सीट्स ऐसी है जहां हम और कांग्रेस पार्टी आमने सामने, जहां हमें लगता है हम कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट लेके आएंगे। और यही स्विंग फैक्टर डिसाइड करेगा और वापस से ये साबित करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की राजनीति को लोग चुनते हैं, ना कि राहुल गांधी जी की डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कहना चाहूंगा, इस बार की रिजल्ट ये तय कर देंगे। ये जो किताब इन्होंने बगल में रख रखी कॉन्स्टिट्यूशन वाली, एक मिनट, ये जो किताब रख रखी है इसका कितना असर हुआ है? अब वैसे इसका बोलचाल भी बहुत कम हुआ है, वो किताब कम दिखाई गई है, जितना असर उसने लेना था वो काट की हांडी है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। नहीं अक्कू जी, मुझे लगता है कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा आया ना जी, इसने पूरे चुनाव को डोमिनेट किया, पूरे चुनाव को आप देखिए झारखंड से लेकर जो है महाराष्ट्र तक। और इसके कारण जो है राहुल गांधी बहुत कम जो है अपनी सभाओं में ये किताब लेकर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नैरेटिव सेटिंग में तो कामयाब हुई इन चुनाव में, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। एजेंडा सेटिंग में कामयाब रही और कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बैकफुट पे लाने में कामयाब रही। ये नारा निश्चित रूप से काम करा। बटेंगे तो कटेंगे ने एक आधार दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको एक नया रूप दे करके और आगे बढ़ाया और वो आगे रहा। ये वाला नारा जो उनका पहले के 2024 के लोकसभा के चुनाव का चल रहा था और थोड़ा बहुत उन्होंने हरियाणा में दिखाने की विफल कोशिश भी की थी, वो आगे नहीं ले जा पाए, ये उनकी दिक्कत हुई। और ये अब अगर इस चुनाव में ये 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बन जाती है तो ये नारा अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संविधान की किताब दिखा करके जो पिछड़ों के वोट, दलितों के वोट उधर ट्रांसफर करने की कोशिश की गई थी, वो नहीं होगी। और दूसरा एक चीज और, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव इस बात पे और मोहर लगाएंगे। मैं 10 सेकंड दूंगा अशोक जी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80% से ज्यादा सीट पे 40,000 से ज्यादा दलित मतदाता आते हैं। और हम ये कहते हैं पिछली बार हमारी जो 3 सीट आई थी, इस बार हम मिनिमम 60% सीट जीतेंगे। और ये ऐसा अगर नतीजों में तब्दील होता है जो हमारा विश्वास है, तो आप ये लिख के रखिएगा जो इन्होंने दलितों के नाम, दलितों पर झूठ फैलाने का प्रयास किया कि भाई संविधान खतरे में पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश का दलित भी इनको जवाब देगा कि राहुल गांधी की झूठ की दुकान नहीं चलेगी, इनका मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और मैं तब निवेदन करूंगा मीडिया के मित्रों से
कि 50 बार आप राहुल गांधी जी को रिलॉन्च कर रहे हैं, एटलीस्ट इस बार एक क्रिटिकल एनालिसिस करिएगा। आप कह रहे हैं, लेकिन आपने राहुल गांधी की झूठ की दुकान की बात की, मैं आपको आज अखिलेश यादव की झूठ की दुकान भी आपको देख लीजिए, देश के तमाम लोगों को देखनी चाहिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। दरअसल अखिलेश यादव ने आज एक वीडियो ट्वीट किया और वो वीडियो ट्वीट करके अखिलेश यादव ने कहा कि जो है एक जगह पर उत्तर प्रदेश में, ये देखिए, ये आपको वीडियो में दिखा रहा हूं और ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है। इस वीडियो को दिखाकर यह दावा किया गया कि ककरौली में पुलिस ने वहां पर महिलाओं को वोट डालने से रोका, उनके सामने गन ताल दी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह रही, जो खतरनाक बात यह है कि पूरा वीडियो अखिलेश यादव ने नहीं डाला। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले 1.25 मिनट का वीडियो डाला था, लेकिन बाद में इस वीडियो की, अब आप ये पूरा वीडियो देखिए। दरअसल पुलिस के ऊपर पथराव हो रहे थे, छतों से पुलिस के ऊपर पथराव हो रहे थे, सामने से पथराव हो रहे थे, और जब पुलिस की पार्टी पर पथराव हो रहे थे तो उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं और उसके बाद पुलिस ने गन निकालकर जो पथराव कर रहे थे उनको डराया, गोली एक भी नहीं चलाई। लेकिन अखिलेश यादव ने और अखिलेश यादव की पूरी मंडली ने और अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गोदी मीडिया है उसने पूरा का पूरा ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अल्पसंख्यकों, दलितों को वोट देने से रोका। जबकि सच ये है, अखिलेश यादव ने खुद जो है पहले पूरा वीडियो ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उनको लगा पूरे वीडियो में सच दिख रहा है, तो उन्होंने उस वीडियो को काट छांट करके इस तरह से एक झूठ जनता के बीच परोसा। और ये सच है, ये पूरा वीडियो आप देखिए। पूरी गली का अंत में आपको दिखेगा कि कुछ खास किस्म के लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और वो पथराव के बाद पुलिस ने इस तरह से इनको रोकने की कोशिश की। ये झूठ आज प्रदीप जो है कांग्रेस के झूठ की बात कर रहे थे, राहुल की झूठ की दुकान, लेकिन आज अखिलेश की झूठ की दुकान कुछ ही घंटों में एक्सपोज हो गई जब ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो वायरल हो गया। ये आप देखिए, पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया और आपको ये भी बताऊंगा कि पुलिस ने देखी, ये अखिलेश यादव, उनकी पूरी मंडली ने सिर्फ ये वीडियो दिखा, इतना हिस्सा दिखाया जिसमें पुलिसकर्मी अपनी गन तान रहे हैं। सुनिए। हम एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। तो ये थी झूठ की दुकान और पहले पथराव किया और उसके बाद जब पथराव के बाद पुलिस ने जिसको रोकने की कोशिश की तो महिलाओं को आगे कर दिया और उसका एक एडिटेड वीडियो जो है वो चलाया गया सोशल मीडिया के। उसके बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी 2 दिन से माहौल बना रहे थे कि बुर्का पहनी महिलाओं को जो बुर्का ना हटाया जाए, उनका चेकिंग ना की जाए। और उसके बाद पूरी एक मंडली आई और उसने कहा कि पुलिस की तो कोई भूमिका ही नहीं होती, पुलिस की तो कोई भूमिका नहीं होती। जी प्रदीप। अशोक जी, इलेक्शन कमीशन के रूल ये कहते हैं कि अगर पुलिस को सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस लगते हैं तो वो चेकिंग कर सकता है। ये फर्जी वोटिंग कराना चाह रहे थे। मैं आपको 3 डेटा पॉइंट दूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भी बिहार के मधुबनी लोकसभा सीट के अंदर बुर्के पहनने के अंदर फर्जी वोटिंग करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 असेंबली इलेक्शंस में रामपुर के अंदर फर्जी वोटिंग करते हुए 2 बुर्के वाली महिलाएं जो वो गिरफ्तार हुई थी। राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव के अंदर गोविंदगढ़ के बूथ संख्या 266 पर भी एक मुस्लिम महिला बुर्के के अंदर फर्जी मतदान करते हुए पाई गई थी। पूरी लंबी लिस्ट है। तो आप मुझे बताइए अशोक जी, क्या असली ट्रांसपेरेंट वोटिंग का अधिकार नहीं है इस देश की जनता को? ये तुष्टीकरण के नाम पे किस तरीके के लॉजिक दे रहे हैं? और ये एक और बात, बड़ी बात आपने अशोक जी शायद से कही, आज एक दलित की हत्या हुई है जी, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी का नेता इन्वॉल्व है और उस दलित लड़की जिसकी हत्या हुई है, उनके पिताजी ने ओपन स्टेटमेंट दिया है कि उसकी हत्या से इसीलिए हुई है क्योंकि उसने करल के अंदर समाजवादी पार्टी को वोट करने से मना कर दिया था। जो दलित हितैषी बात करते हैं संविधान के अंदर, कहां छुपे वो लोग? कितनी बड़ी बात हुई है। ये जो युवती है दुर्गा जाटव नाम की युवती जिसकी हत्या कर दी गई और ये सपा नेता प्रशांत यादव पर आरोप है और ये उनके पिता ने, मां ने बोला, क्योंकि मेरी बेटी ने कल ये रात को कहा था, नेता जब आए समाजवादी पार्टी के, तो मेरी बेटी ने कहा कि भाई वो तो बीजेपी को वोट करेंगे और उसके बाद उस
युवती की जो है हत्या कर दी गई। यह आरोप बड़ा सनसनीखेज मामला है। अगर इस देश का मतदाता अपने मन से वोट नहीं कर सकता और अगर आप वोट किसी पार्टी का नाम बता देते हैं उसके बाद हत्या कर दी जाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। मैं आऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं विजय कौशिक और सानू सिद्दीकी जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और ये चर्चा लेकिन अभी जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा करें एग्जिट पोल को लेकर के। खत्म चुनाव और अब एग्जिट पोल का दाव, और जब तक एग्जैक्ट नतीजे नहीं आ जाते तब तक एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है। मैं आपको बता चुका हूं एग्जिट पोल के अगर लार्जर पोल ऑफ पोल देखेंगे तो एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार यानी महायुति की सरकार वहां पर बनने जा रही है। मामला बड़ा क्लोज है, टाइट लड़ाई बहुत करीबी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर झारखंड की बात करूं तो झारखंड में एक अपवाद अगर छोड़ दे, क्योंकि एक एग्जिट पोल ये कहता है कि वहां पर जेएमएम कांग्रेस की सरकार बड़े मार्जिन से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन बाकी सभी एग्जिट पोल कहते हैं कि वहां पर बीजेपी और अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने जा। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तीन मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे साथ सानू सिद्दीकी जुड़े हुए जेएमएम से, अकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार है, और मेरे साथ विजय कौशिक जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक, आप तो हरियाणा के चुनाव पर आपकी और मेरी इसी स्टूडियो में चर्चा हो रही थी। हरियाणा के एग्जिट पोल कुछ और थे और आपने मुझे 3 दिन पहले कहा था कि हालत टाइट है कांग्रेस की, और आपका एग्जिट जो नतीजा था, आपका जो एग्जिट पोल था वो सही साबित हुआ। इस एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? आपके राजनीतिक जो अनुमान है वो क्या कहते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि इस तरह के एग्जिट पोलों से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि पहली बात तो अब लोग बहुत समझदार हो गए। इवन जो कैंडिडेट होता है उसका परिवार भी किसे वोट देगा ये कैंडिडेट तक को पता नहीं रहता। जब नतीजे आते हैं तो किसी भी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी और पार्टी का हो, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, लोकतंत्र में सबको अपना एक अधिकार है और अब लोग बड़े बचकर बात कहने लगे हैं। और ज्यादातर सर्वे आजकल कैसे हो रहे हैं कि आपके पास एक टेलीफोन आएगा कि हेलो, आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो भाई मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं तो अपनी पार्टी के बारे में कह दूंगा कि मैं कांग्रेस को वोट देना चाहता हूँ, लेकिन जो एक आम व्यक्ति है जो किसी राजनीतिक दल से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हुआ, वो कभी भी सच्चाई को नहीं बताता है। ये हकीकत है, पहली बात। दूसरी बात, दावे जहां तक है, भाजपा अपने दावे करती है कि उनका गठबंधन जीतेगा, हम अपना दावा करते हैं कि हमारा गठबंधन जीतेगा, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ शिव जी, अब लड़ाई नैरेटिव की रह गई है। अब चाहे बात हम हिंदू मुसलमान की करते हो, सिख ईसाई की करते हो, जातिगत जनगणना की बात करते हो, किसी भी मुद्दे की हम बात करें तो जिसके नैरेटिव को जनता पसंद करेगी या जिसके नैरेटिव में फंस जाएगी, वोट उसी को जाएगा। जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे प्रदीप भंडारी भाई कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण की जो कांग्रेस की नीति है नहीं चलेगी। अरे भाई, कांग्रेस की तो ऐसी कोई नीति है ही नहीं मुस्लिम तुष्टीकरण वाली। हाँ, एक नैरेटिव जरूर सेट कर दिया गया है कांग्रेस के खिलाफ कि भाई वो मुस्लिम परस्त है। तो उसका जवाब विजय कौशिक, ये कह देना चुनाव से एक दिन पहले, मतदान से एक दिन पहले अगर जो है समाजवादी पार्टी जो है बाकायदा चिट्ठी लिखकर कह दे कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का ना उठाया जाए, जबकि अगर राशन की दुकान में लगना हो तो आपको राशन के लिए बुर्का आप जो है हटाएंगे, आपको पासपोर्ट बनवाना हो तब आप बुर्का हटाएंगे और जाकर वहां पर अब बाकी कोई भी सुविधा लेनी होगी, मकान लेना होगा तो बुर्का हटाकर आप अपनी पहचान कराएंगे, लेकिन चुनाव के वक्त बुर्का ना हटाया जाए, ये जो कहा था। और इसका समर्थन कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही बात है। तो फिर ऐसे में क्यों नहीं माना जाए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप लोग इस हद तक बढ़ गए? और फिर कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में कहा था कि भाई जो है गुलाम अहमद मीर जो वहां के जो है प्रभारी हैं, उन्होंने कहा
कि 450 रुपए हम घुसपैठिए भी नहीं देखेंगे, 450 रुपए का सिलेंडर दे देंगे। इसके बाद भी अगर मुस्लिम तुष्टीकरण ना माने तो और किसको माने? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और मतलब बाकी इतिहास में जाऊंगा तो फिर मतलब बहुत सारी चीजें निकलेंगी। जो मिस्टर मीर है हमारे प्रभारी, जो जिन्हें झारखंड का प्रभार दे रखा था, उन्होंने इस अपने बयान से निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता होने के नाते मैं खुद भी इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि घुसपैठियों के लिए हमारे किसी नेता ने ऐसा कहा। इस बात के ऊपर तो उनसे जवाब लिया जाना चाहिए था, और ऐसे व्यक्तियों को अगर पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखा दे, तो जिस चीज की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता, और राहुल गांधी जी इस संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे, उस संविधान में ऐसा नहीं विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी आपने बड़ी हिम्मत वाली बात करी, लेकिन सवाल यह गुलाम अहमद मीर का बयान का किसने, क्या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ये आके नहीं कह सकता था? आप उनको पार्टी से नहीं निकाले ना निकाले वो आपकी अलग बात है। कोई गुलाम अहमद मीर ने कहा मेरे बयान को जो अलग तरह के तो उन्होंने साफ साफ कहा, तो कम से कम बड़ा पार्टी का बड़ा नेता तो कह सकता था कि ये हमारी लाइन नहीं है। उसके बावजूद चुनाव तक इस लालच में कि इसके भरोसे घुसपैठियों के वोट मिल जाएंगे, जो फर्जी वोट बनाए हुए हैं, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने खंडन तक नहीं किया। तो फिर ये कैसे मान ले कि अशोक जी, सच्चाई ये है कि जिस कांग्रेस के सभी नेता हो, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे विजय कौशिक है, वो कांग्रेस का संविधान किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम घुसपैठियों की, देशद्रोहियों के हक की कोई बात करें, पहली बात। और हम उन्हें सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, वो भी नाजायज सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं कि जो इस देश की जनता के मूलभूत अधिकार है, जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, हम कह रहे हैं कि हम उन्हें बांट देंगे घुसपैठियों के साथ। ये और भी बड़ा पाप किया हमारे इस नेता ने, और कांग्रेस पार्टी को बात कहनी चाहिए थी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कांग्रेस को इसका कहना चाहिए था, एक्शन ले, लेकिन अक्कू जी यही तो नहीं होता। और इसका जो मैसेज आता है, अभी विजय कौशिक कह रहे हैं नैरेटिव ऐसे तो बनता है कि कभी आप कहें बुरके वाले को बुरका मत हटाओ, और उसके बाद कभी कहें 450 रुपए जो है घुसपैठियों को सिलेंडर, और उस नैरेटिव जब बन जाता है, बनता क्यों है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से उसका खंडन तक नहीं होता।